हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 4, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी हम कुछ 4-5 टॉपिक्स ऐसे पढ़ने वाले हैं ना जिस पे ऐसा अभी पढ़ने का कुछ नहीं है, आपको बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ये जो हमारा टॉपिक 4 है, इसमें अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म और कंटेंट नहीं डिस्कस करने वाले, बिकॉज ये कोर्स में दिया ही नहीं है यहाँ पे। एज ऑफ नाउ आपकी कोर्स में बस इतना बताया है कि फॉर्म और कंटेंट कौन बताता है, दैट इज सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील करता है विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और उनके ऑथेंटिकेशन। और ये जो सबसेक्शंस होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं टू नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई एंड आरआरबीज। और ये तो हमें पहले से पता ही है, बहुत से बच्चों ने अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट में ये पढ़ा भी होगा कि हर बैंकिंग कंपनी रिक्वायर्ड होती है अपने बैलेंस शीट और पीएनएल को फॉर्म ए एंड बी ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर करने को, जिसमें फॉर्म ए बात करता है अबाउट बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी बताता है अबाउट पीएनएल। और ये तो हम जानते ही हैं, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई भी एंटिटी हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है तो उसे उस वक्त कंप्लाई करते हुए चलना होता है, कंप्लाई करते हुए परफॉर्म करनी होती है अपनी एक्टिविटी विथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने कहता है अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किए जाते हैं बाय आईसीएआई। तो जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं इनको कंप्लाई करना होता है इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के साथ वाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सेक्शन 29 ने ये तो बता दिया कि कैसे और कब किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अब आपको सेक्शन 30 ये बताएगा कि इन अकाउंट्स की ऑडिट कौन करेगा। तो इनकी ऑडिट वो पर्सन करता है जो ऑथराइज होता है, जो क्वालिफाइड होता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी एन ऑडिटर ऑफ कंपनीज। दैट इज़ जो भी ऑडिटर एज अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होता है वो ऑडिटर बैंक के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। अगर उसे और भी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक कंपनी ऑडिटर की होती है वही बैंक ऑडिटर की भी होती है। ऑल्सो जो भी क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस एक कंपनी ऑडिटर के होते हैं वही बैंक ऑडिटर के होते हैं। और ये आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ है ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन तो सब सेम होती है, बट अब इनको अपॉइंट कौन करता है। जो बैंकिंग कंपनीज होती है उनके ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं बाय देयर शेयर होल्डर्स, और कब, एट देयर एजीएम। तो वही नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर को अपॉइंट करती है उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। दैट इज़ अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है कि हम CAX को एज ऑडिटर लाएं तो पहले वो आरबीआई के पास जाएंगे उनकी अप्रूवल लेने। अगर आरबीआई अप्रूव करती है तो ही वो CAX को अपॉइंट करेंगे एज द ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। और जैसा कि एक नेशनलाइज्ड बैंक को आरबीआई से अप्रूवल लेनी होती है, वैसे ही एक आरआरबीज को अप्रूवल लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि कौन आरबीआई से अप्रूवल लेता है और कौन सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आते हैं। लेट्स रिवाइज वंस। बैंकिंग कंपनी के लिए कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स। कब और कहाँ करते हैं, एजीएम में करते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए कौन अपॉइंट करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो वहीं आरआरबीज के लिए कौन करता है, तो आरआरबीज के लिए बैंक अपॉइंट करती है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब जो अपॉइंट कर रहा है जनरली रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करता है, वही फिक्स करता है। तो अब एक बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन किस बेसिस पे फिक्स होती है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और इसे फिक्स कौन करता है, कंपनी। कब करती है, अपनी जनरल मीटिंग में। तो वहीं एक नेशनलाइज्ड बैंक के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन फिक्स करती है, एक एसबीआई की नेशनलाइज्ड बैंक की रेम्यूनरेशन फिक्स करती है ऑडिटर की आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए अपॉइंट कौन करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। उसके बाद उनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करती है, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी जस्ट थोड़े से पहले अभी हमने क्या पढ़ा टॉपिक नंबर 6 में
कि जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन एक कंपनी ऑडिटर की होती है वही बैंक ऑडिटर की भी होती है। लाइकवाइज जो भी पावर्स एक कंपनी ऑडिटर के पास होते हैं वही सेम पावर्स ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज बैंक और एसबीआई और आरआरबीज के पास भी होते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब एक नेशनलाइज बैंक का ऑडिटर रिपोर्ट किसके लिए बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे इनको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसकी अप्रूवल के साथ? आरबीआई की। फिर इनकी रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करती है? आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एट लास्ट पूरी ऑडिट करने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसके लिए बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस रिपोर्ट में ये क्या क्या चीज़ें बताता है, क्या स्टेट करता है? तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ऑब्वियस है, हम ऑडिट करते ही क्यों हैं? हमारा ऑडिट करने के पीछे रीज़न क्या होता है, स्कोप क्या होता है? मेन हमें ये बताना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सबसे पहले ऑडिटर बताएगा कि क्या उसकी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है एक ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ बैंक। एंड अगर ऐसा कोई भी केस हुआ, ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई थी जहाँ पे उसने किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो क्या उसे वो एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर मिली है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं। देन ऑडिटर ये बताएगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने की है, जो भी ट्रांजैक्शंस उसकी नोटिस में आई थी, वो सब विद इन द पावर्स ऑफ बैंक है या नहीं। जब आप टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पेमेंट बैंक्स के लिए डिस्कस किया था कि वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, वो लोन इशू नहीं कर सकते। तो अब आप उनकी ऑडिट करते वक्त ये देखोगे कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड तो इशू नहीं किया है, या वो जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो उनके विद इन पावर्स है या नहीं। एंड देन जो भी रिटर्न्स, जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव किए ऑफिस से या उसकी ब्रांच से ऑफ द बैंक, क्या वो सब एडिक्वेट हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट या नहीं। एंड एट लास्ट अगर ऑडिट करते वक्त आपकी नज़र में ऐसा कोई भी मैटर आता है जो आपको लगता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में आना चाहिए, उनकी नोटिस में आना चाहिए, तो आप उन्हें भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शो करोगे। और इन नेशनलाइज्ड बैंक के केस में आप जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, लाइकवाइज ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल रिपोर्ट बनती है एसबीआई की, और ये भी बनाई जाती है, सबमिट की जाती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बैंक ऑडिट चैप्टर ना बहुत ही इजी है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एकदम बेसिक सी दी हुई हैं। आपको कुछ एकदम डीप में डिटेल में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझनी है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना पूरे ऑडिट में, बस सबको कंपाइल करके यहाँ पे आप आंसर करोगे। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, जो ऑडिटर है चाहे सेंट्रल बैंक का हो या ब्रांच का हो, उसे ये इंश्योर करना होगा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट वो इशू कर रहा है या जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो कंप्लायंस में हो विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो हमने डिस्कस किया है हमारी चैप्टर 8 में ऑडिट रिपोर्ट में। और साथ ही साथ ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना है कि वो सिर्फ इस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे कि कितनी अनऑडिटेड ब्रांचेज हैं। दैट इज़ जब आप एक ब्रांच की ऑडिट, एक बैंक की ऑडिट करने चाहते हो ना, मान लो कोई भी XYZ बैंक है, उसकी 50 ब्रांच है, यहाँ पे 40 की ऑडिट हुई है और 10 अनऑडिटेड है। तो आप जब इनकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे ना, तो आप बताओगे कि इन 10 की ऑडिट नहीं हुई है। तो ऑडिटर को इसके लिए ये इंश्योर करना है कि ये सिर्फ इनके नंबर्स ना बताए, साथ ही साथ ये उनकी एडवांस डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में भी इंफॉर्म करे, वो भी नोट डाउन करे, उन्हें डिस्क्लोज करे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। ये डिस्क्लोजर सिर्फ एक तरह से अगर तुम देखो ना तो अकॉर्डेंस विद बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड नहीं होती, साथ ही साथ ये प्रोवाइड कराती है यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ जो हमने चीज़ पढ़ी ना कि अगर अनऑडिटेड ब्रांचेज है तो वो भी बताओ, उसके एडवांटेज, उसके एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंस बताओ, तो वो तो बताओगे। इन एडिशन उसके साथ साथ एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में वो मैटर्स भी डिस्कस करेगा, डिस्क्लोज करेगा, जो उसे बोलती है सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की इन्हें डिस्क्लोज करो। और जैसा कि चैप्टर 8 पढ़ते वक्त हमने ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस की थी कि कारो 2022 एप्लीकेबल नहीं होता है बैंकिंग कंपनीज़ में, तो हमें ये भी मेंशन करना होगा अपनी रिपोर्ट में दैट जो भी प्रोविजंस है रिलेटिंग टू कारो 2020
वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं बैंकिंग कंपनी को, एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसमें कुछ भी नया पढ़ा तुमने नहीं, ये तुम चैप्टर 8 में पढ़ के आए थे, ऊपर अभी जो तुमने पढ़ा वो तुम चैप्टर 8 में पढ़ के आए थे। बस हम उन सब चीज़ों को ना बैंक के नज़रिए से डिस्कस कर रहे हैं। अब याद है कल की क्लास में जब हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ और कौन सी रिपोर्ट्स होती है जो एक ऑडिटर इशू करता है, उसमें से एक रिपोर्ट थी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। अगेन इसके बारे में भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप यहाँ ये पढ़ने वाले कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स एज वेल एज उनकी ब्रांचेस के ऑडिटर होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू फर्निश अ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट विथ देयर एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट। दैट इज़ जितने भी ऑडिटर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक और उनकी ब्रांचेस की ऑडिट कर रहे हैं वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ LFAR भी इशू करेंगे। अब इस LFAR में उन्हें कौन कौन सी मैटर्स डिस्कस करनी है ये उन्हें कौन बताएगा, तो ये स्पेसिफाई करेगी RBI। अब ये जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं जिन्हें LFAR सबमिट करना होता है, ये कब तक करना होता है, इसकी टाइम पीरियड क्या है, टू द बैंक्स लेटेस्ट बाय 30 जून एवरी ईयर। हर साल 30 जून में सबमिट होती है LFAR। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, MCQ में पूछता है कब सबमिट होती है LFAR, 30 जून। और एज ये कंपलसरी है कि आपको 30 जून तक सबमिट करना ही है। इसलिए इसके टाइमली सबमिशन को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी ज़रूरी है, रिक्वायर्ड होती है। अब LFAR का जो फॉर्मेट होता है ना वो रिक्वायर नहीं करता है कि तुम किसी भी तरह का वहाँ पे समरी प्रोवाइड करो। दैट इज़ जैसे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट लो, उसमें समरी के नाम पे ना आप सबसे पहले बता देते हो कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी क्या ओपिनियन है, क्या वो क्वालिफाइड है, मॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड है, क्या है। वो एक तरह से आपने समरी दे दी है पूरी रिपोर्ट की। तो LFR की कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर मेंबर्स चाहें, वो कंसिडर करें, वो उनका मन हो, तो वो ये समरी प्रोवाइड करा सकते हैं टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा LFAR के बारे में हमें इससे ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं पढ़ना है, बट हाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ से MCQ के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे अभी तक ऊपर हमने जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं ना, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक आर prepared in a specified format, discuss legal provisions in these regard as applicable to financial statements of a nationalized bank। अब इसका आंसर क्या होगा, अभी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अरे नेशनलाइज्ड बैंक के लिए तो हमने अलग से कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि अलग से ऐसा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे क्या शो करोगे आप, सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमने क्या पढ़ा था कि ये सब सेक्शंस बताते हैं कि किस फॉर्म और कंटेंट में और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये एप्लीकेबल होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक को। तो सबसे पहले आप ये स्पेसिफाई करोगे कि नेशनलाइज्ड बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, उसकी फॉर्म और कंटेंट के बारे में कौन बताता है, तो ये बताते हैं। देन हमने जो पढ़ा था कि इनकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फिर बैलेंस शीट PNL होती है, वो प्रिपेयर होती है एज पर शेड्यूल 3, जिसमें शेड्यूल 3 का फॉर्म A बात करता है अबाउट बैलेंस शीट और फॉर्म B बात करता है अबाउट PNL। एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आपने जो भी पैराग्राफ में वहाँ पढ़ा है आप एज इट इज़ वहाँ पे लिख के आओगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिपोर्टिंग टू RBI। यहाँ पे टॉपिक का नाम रिपोर्टिंग टू RBI लिखा है, बट इट्स ऑल अबाउट फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू RBI। RBI ना एक सर्कुलर इशू करती है जिसमें वो बताती है, जिसमें वो कहती है इम्प्लीमेंटेशन करना उन रिकमेंडेशंस का जो कमेटी देती है ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स। अब ये कमेटी जो देती है, कह रहा है कमेटी कौन होती है, याद है कल की क्लास में जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो भी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्रॉड होती है, उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देती है घोष कमेटी एंड जिलानी कमेटी। तो ये कमेटीज़ जो भी रिकमेंडेशन देती है ना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके सर्कुलर कौन देता है, RBI। क्यों, क्योंकि एट लास्ट बैंक्स का रेगुलेटर तो RBI है, तो बैंक्स RBI की बात सुनेंगी। और ये जो सर्कुलर होता है ये एप्लीकेबल होता है हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, एक्सक्लूडिंग RRBs। RRB को छोड़ के जितनी भी बैंक्स होती है ये सबको एप्लीकेबल है।
और ये किस बारे में बताता है, तो ये बताता है अबाउट लाइबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन। दैट इज़, इस सर्कुलर में हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहले इफ़ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ऑडिटर समझ लो, लिख के ऑडिटर नहीं आओगे ना, एग्जाम में लिखना यही है, इफ़ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मान लो एक ऑडिटर, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल कोई सी भी ऑडिट कर रहा हो, इंस्टीट्यूशनल ऑडिट कर रहा हो, ये किसी भी तरह की ऑडिट परफॉर्म करते वक्त वो कोई भी ऐसी चीज़ फाइंड करता है जो उसे लगता है कि ससेप्टिबल है टू बी फ्रॉड और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, या उसे कोई भी ऐसी एक्ट या ट्रांजैक्शन दिखती है जहाँ पे एक्सेस ऑफ पावर दिखा है, दैट इज़ बैंक अपनी पावर से भी बाहर जाके कोई काम कर रही है, या उसे किसी भी तरह का फाउल प्ले देखने को मिलता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो ऐसे केस में वो रिफ़र करेगा उस मैटर को टू द रेगुलेटर। अब ये बैंक के रेगुलेटर कौन होते हैं, आरबीआई। मतलब अगर ऐसी कोई भी इशू देखने को मिल रही है तो वो उस मैटर को रिफ़र करेगा टू आरबीआई। और ऐसा करने की किसी भी तरह की अगर फेलियर होती है ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर, तो फिर वो लायबल होगा अपने एक्शन के लिए। दैट इज़, अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी को रिफ़र नहीं करते हो, नहीं बताते हो आरबीआई को, इसकी वजह से अब जो भी होगा उसके लिए आप खुद लायबल होगे। अब ये जो रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी कि एज अ ऑडिटर अगर आप ऐसी कोई भी इशू देखते हो तो आपको वो रिफ़र करनी होगी आरबीआई को। अब कौन से काइंड ऑफ मैटर्स होते हैं जो हमें आरबीआई को बताने होते हैं, आरबीआई अपनी सर्कुलर में बताती है कि अगर ऐसी इशू दिख रही है तो आप आके हमें बताओ। फाउल प्ले, फ्रॉड, ये सब तो बहुत तरीक़ों के हो सकते हैं, बट किस तरीके का फ्रॉड अगर हो रहा है तो ये तो आरबीआई को पता होना ही चाहिए। अगर ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ और रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की इशू हो रही है, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके अगर किसी भी तरह की इशू हो रही है, तो ये ऐसे ये कहता है कि एक ऑडिटर के पास परमिशन है कि वो जाके उसके बारे में बता सकता है। अब ये जो लिखा है ना, इसका मेन आपको मीनिंग कब समझ आएगा पता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू देती हूँ इसका, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आए। जो ऐसे 250 होता है ना, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताता है। अब आप एज ऑडिटर, आपकी कुछ कोड ऑफ एथिक्स होती हैं, ये आपको पता है। उस कोड ऑफ एथिक्स में एक होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट इज़, आपके पास एज अ ऑडिटर, एज अ सीए, अपने क्लाइंट की एक एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स होती है आपको ये पता होगा कि आप बाउंड होते हो कि आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। दैट इज़, आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी होती है। बट ऐसे 250 ये कहता है कि ये जो ड्यूटी है ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये ओवरराइड की जा सकती है बाय स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट। अगर उस कंपनी, उस एंटिटी, उस क्लाइंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का केस चल रहा है और आपको वो स्टैट्यूट, लॉ, वो कोर्ट बोल रहा है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, तो फिर वहाँ पे आपको अपनी ये कॉन्फिडेंशियलिटी छोड़नी होगी, क्योंकि उसे ये ओवरराइड करते हैं और आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। अब यहाँ पे ये ऐसे क्यों डिस्कस किया गया, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो आपको ये मैटर रिपोर्ट करना होगा जाके आरबीआई को। दैट इज़, आप आरबीआई के पास जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे और तब तो बताओगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे ये गलती दिख रही है। बट आप तो बाउंड होते हो अपने कोड ऑफ एथिक्स की वजह से, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की वजह से, कि आप ना शेयर कर पाओ। बट जस्ट बिकॉज आपको अभी लॉ कह रहा है, आपको बैंक्स का रेगुलेटर कह रहा है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन ला के दो, दैट इज़ वो ओवरराइड कर रहा है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, इसलिए आपको जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एक बार वापस से इसे बस रीड करो। ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर द प्रोविजन ऑफ SA 250 consideration of laws and regulation in an audit of financial statements. The said standard explains that the duty of confidentiality is overridden by statute, law or court. दैट इज़, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे स्टैट्यूट, लॉ और कोर्ट बोले तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। मान लो आपके क्लाइंट के बिजनेस में पड़ गई रेड, अब कोर्ट में केस चल रहा है, वो बोल रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमें प्रूफ करो कि क्या बोलते हैं ये पैसे ही नहीं के हैं, ये फ्रॉड नहीं है, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है। और तुम बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, मेरी तो कॉन्फिडेंशियलिटी से मैं बाउंड हूँ, मैं नहीं शेयर कर सकता या मैं नहीं शेयर कर सकती। बताओ, कर सकते हो ऐसा? ये करोगे नहीं। अब ऐसी केस में जस्ट बिकॉज आपको कोर्ट बोल रहा है, आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ये ऐसे ये कहता है कि एक ऑडिटर को अपनी ऑडिट कुछ इस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए कि वो ऑब्टेन कर पाए एक रिजनेबल अश्योरेंस जो इंश्योर करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक के ट्रांजैक्शन को बैठ के चेक करेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, बस वो इवेल्युएट करेगा पूरे सिस्टम को एज अ होल। दैट इज़ जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब ऑडिटर अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा और वो परफॉर्म करते वक्त उसकी नज़र में ऐसे कोई इंस्टेंस आ जाते हैं जहाँ उसे लगता है कि फ्रॉड हो सकते हैं, तो फिर वो उस मैटर को रिपोर्ट करेगा आरबीआई को इन एडिशन टू चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंसर्न बैंक। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। इन केस कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्टिंग एन ऑडिट। आप किसी भी बैंक या ब्रांच की ऑडिट करो वो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें का फर्स्ट स्टेप है इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, विच इंक्लूड्स पहला डिक्लेरेशन ऑफ इनडेटेडनेस। दैट इज़ आरबीआई बैंक्स को ये एडवाइस करती है कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको उससे एक डिक्लेरेशन ऑब्टेन करनी होगी ऑफ इनडेटेडनेस। दैट इज़ जिसमें वो ऑडिटर ये डिक्लेयर करेगा कि वो किसी भी तरह का पैसा ओ नहीं कर रहा है बैंक को। दैट इज़ उसने बैंक से कोई भी डेट नहीं ली हुई है, कोई भी लोन नहीं ली हुई है, वो अपनी इनडेटेडनेस ज़ाया कर रहा है, वो बता रहा है। अब इस डिक्लेरेशन में या तो ये बताएगा कि मैं किसी भी तरह से इंडेटेड नहीं हूँ बैंक को, या अगर है तो कितने अमाउंट से है वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा। तो सबसे पहले आप लोगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। देन सेकेंड ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसा ऑडिट फर्म है जो एसोसिएटेड है विथ एनी इंटरनल असाइनमेंट्स इन द बैंक, तो वो अंडरटेक नहीं कर सकती, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती स्टेट ऑडिट एंगेजमेंट को, लाइक कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट होती है मंथली ड्यूरिंग द ईयर। दैट इज़ हर मंथ एक इंटरनल ऑडिट होती है, उसे कहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो इंटरनल असाइनमेंट जैसे कि अभी तुम ही हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो और फिर तुम्हें ही स्टेट ऑडिटर की तरह लाया जा रहा है चेक करने, बताओ ये सही है क्या? तुम तो सही बोलोगे। या यहाँ पे जो कॉन्करेंट ऑडिट बोला है, अब तुम मंथली एक इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो और तुम्हें पता चल रही है सब चीज़ें सही है, और तुम्हें ही स्टेट ऑडिट के लिए भी अपॉइंट कर लिया। तुम स्टेट ऑडिट में भी तो वही चीज़ें चेक करोगे जो तुमने यहाँ चेक की है। क्या तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा? तुम्हारा चेक करने का तरीका चेंज होगा? कुछ स्टेप्स चेंज होंगे? नहीं। इसलिए आरबीआई ये कहती है कि जो भी ऐसा ऑडिट फर्म है जो ऑलरेडी एसोसिएटेड है उस बैंक के साथ, जो ऑलरेडी काम कर रहा है उस बैंक के साथ उसकी किसी भी इंटरनल असाइनमेंट में, तो वो एज ए स्टेट ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो पहले हमने लिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस, फिर सेकेंड हमने चेक किया इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टेट ऑडिटर्स, देन थर्ड प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में बात करता है हमारा ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि एक ऑडिटर को अंडरटेक करने चाहिए कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट। दैट इज़ कोई भी एक नया ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहले आप परफॉर्म करोगे ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको ये क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट करनी है या नहीं। And then you will establish understanding of terms of engagement as per ऐसे 210 agreeing the terms of audit engagement। और ये दोनों ही चीज़ एक्चुअली ये पूरा टॉपिक हमने पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारे पहले के चैप्टर्स में, तो आई होप ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर। हमारे सीए एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 क्लॉज 8 है वो ये कहता है कि कोई भी सीए इन प्रैक्टिस तब तक एज अ ऑडिटर अपनी पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक वो प्रीवियस जो अपॉइंटेड ऑडिटर था प्रीवियसली जो वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था उससे राइटिंग में ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर लेता। उसे एनओसी चाहिए होगी प्रीवियस ऑडिटर से, ताकि उसे पता चले कि क्या किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन है टू सच एन अपॉइंटमेंट मेड फॉर एनी वैलिड रीजंस। अब हो सकता है कि आपके पास बैंक का ही ऑडिट कराने, उनने पहले कुछ फ्रॉड किया था जो उनके प्रीवियस ऑडिटर ने पकड़ ली, इसलिए उन्होंने उनको हटा दिया, अब वो आपके पास आ गए, उन्होंने ऑडिटर चेंज कर ली। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा? आप उससे कम्युनिकेट करोगे तभी। इसलिए हमारा क्लॉज 8
पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ये बोलता है कि आप तब तक अपनी पोजीशन एज ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब तक आप राइटिंग में कम्युनिकेट ना करो प्रीवियस ऑडिटर के साथ। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210 ये रिक्वायर करता है कि एक ऑडिटर को हर पीरियड जब भी वो ऑडिट करने आएगा उसके लिए एग्री करना होगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के साथ। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये इम्पेरेटिव है कि ये जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ये डॉक्यूमेंटेड हो, ये राइटिंग में हो, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके रिगार्डिंग द रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। जो ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होती है इसमें आप डिस्कस करते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इन केस कि आगे जाके किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये बहुत ही कंपलसरी है कि आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड हो, वो राइटिंग में हो। इनिशियल एंगेजमेंट, तो जैसा कि हमने पढ़ा था ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस। एक ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं टू एंश्योर कि ये ओपनिंग बैलेंसेस सही है। बट अगर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन करते हैं कुछ मिस स्टेटमेंट्स जो मटेरियली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर द करेंट पीरियड, और जिसके अफेक्ट को प्रॉपर्ली अकाउंट नहीं किया गया है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या एक एक्सप्रेस्ड ओपिनियन जो भी अप्रोप्रिएट हो उस सर्कमस्टांसेस में। अब देखो आपको अभी भी अच्छी तरीके से पढ़ पढ़ के समझ आ रहा होगा, हमने यहाँ अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है पहले के चैप्टर्स में, यहाँ बस एक तरफ से रिवाइज कर रहे हो। असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क का असेसमेंट एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है हमारी ऑडिट प्रोसेस का, और ये किया जाना चाहिए प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है ना, आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तो चेक करोगे कि इस ऑडिट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब आपको पता है ये कंपनी के अगेंस्ट 1000 फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, क्या उसकी ऑडिट करने जाओगे? नहीं। तो पहले पता करना होता है, पहले असेस करना होता है एंगेजमेंट रिस्क, क्योंकि ये डिसाइड करता है, ये अफेक्ट करता है हमारे डिसीजन को ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो इन प्लानिंग डिसीजंस इफ़ द ऑडिट इज़ एक्सेप्टेड। एक बार आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, अब आप क्या करोगे? इस्टेब्लिश करोगे अपनी एंगेजमेंट टीम। अब आपने जब अपनी एंगेजमेंट रिस्क असेस किया, आपको पता चल गया किस टाइप की रिस्क है, अब आप उसके बेसिस पे असाइन करोगे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को। आपकी एंगेजमेंट टीम की क्या साइज़ होगी, कैसी कंपोजिशन होगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा बैंक ऑपरेशंस की साइज़, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी पे। देन एट लास्ट अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करनी है, परफॉर्म करनी है, हमें हमारी फैप डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, ताकि उससे हम आइडेंटिफाई और असेस कर पाए रोमम, जिसके बेसिस पे फिर हम अपना ऑडिट प्रोसीजर्स रैप और फैप डिज़ाइन करेंगे। तो ये अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेप, इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टेट ऑडिटर। क्या इनिशियल कंसिडरेशन होती है? सबसे पहले डिक्लेरेशन लो इंडेटेडनेस का, फिर इंटरनल असाइनमेंट की चेकिंग करो, देन प्लानिंग के लिए हमें क्या चीज़ें करनी होती है। हमारा ऐसे 300 बोलता है कि एक इनिशियल ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको ऐसे 220 देखना होता है, ऐसे 210 चेक करना होता है। देन आपने वो चेक कर लिया, अब आप कम्युनिकेट करो प्रीवियस ऑडिटर के साथ, फिर अपनी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो है उसको राइट डाउन करो, डॉक्यूमेंट करो, फिर ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो, असेसमेंट करो एंगेजमेंट रिस्क का, और एक बार असेसमेंट कर ली उसके बेसिस पे अपनी एंगेजमेंट टीम बनाओ, फिर समझो अंडरस्टैंडिंग लो बैंक और उसकी एनवायरनमेंट का। देन सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोमम। ऐसे 315 ये कहता है कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई और असेस करना होगा रोमम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, जिसके बेसिस पे वो डिज़ाइन और परफॉर्म कर पाए अपना फैप। देन थर्ड पॉइंट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। अभी अंडरस्टैंडिंग लेने से आप क्या कर पाते हो? आप अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और असेस कर पाते हो रोमम को, आप डेवलप कर पाते हो एक ऑडिट प्लान, ताकि आप डिटरमाइन कर पाओ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स और उस पर जो भी स्पेसिफिक रिस्क है उन्हें एड्रेस कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। अब एक फर्म की जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है
वो प्रोड्यूस करती है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट्स यूज़, और साथ ही साथ वो कंट्रीब्यूट करती है बैंक के इंटरनल कंट्रोल में। इसी वजह से ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग लें, ताकि हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और असेस कर पाए रोमम को, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड देन उसके बेसिस पर डिज़ाइन और परफॉर्म करेंगे हम फैप। देन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट डेवलप करती है कंट्रोल्स और यूज़ करती है कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ताकि वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए अपने की बिजनेसेस को और फाइनेंशियल रिस्क को। सो एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जनरली रिक्वायर करता है कुछ फॉलोइंग चीज़ें, कुछ फॉलोइंग मैटर्स। फर्स्ट, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG। दैट इज़, ये जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल प्रोसेस है, इसे देखना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए TCWG को। अब ये TCWG कौन होते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इनको पहले चेक करना चाहिए और फिर अप्रूव करना चाहिए एक रिटन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को। और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट में होनी चाहिए विद बैंक्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी कैपिटल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, और क्या टाइप और अमाउंट ऑफ रिस्क वो रिगार्ड करती है टू बी एक्सेप्टेबल। दैट इज़, आप एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या बेसिस पे बनाओगे? अपनी पूरे बिजनेस को पहले देखोगे, उसके बेसिस पे ही तो बनाओगे। जैसे आप खुद को ले लो, आपको ना रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी है अपनी ऑडिट को लेके, ऑडिट सब्जेक्ट को लेके एग्ज़ाम के लिए। जैसे बहुत से बच्चे हैं ना जिनसे चैप्टर 5 और 9 बनता नहीं है, उसमें बहुत इशू होती है, बट इनका वेटेज भी बहुत अच्छा है, 15-20 मार्क्स के तो मिला के ये चैप्टर आते ही हैं। तो अब बच्चा यहाँ पे बनाएगा एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कि मैं इन चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से पढूँ, यहाँ पे मैं इतने मार्क्स स्कोर करूँ। अब ये पॉलिसी क्या बेसिस पे होगी कि मेरी क्या रिस्क्स हैं, क्या चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, और एट लास्ट मुझे इसमें स्कोर कितना करना है मिनिमम। लेकिन मुझे तो एग्रीगेट भी बनाना है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने मार्क्स का पढ़ के इतना है, तो मुझे कम से कम इतने मार्क्स का तो पेपर सॉल्व करना होगा। दैट इज़, अपनी हर एक स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्क, सबको कंसिडर करते हुए आप क्या बनाओगे? एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। लाइकवाइज बैंक भी अपनी इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए बनाएगी एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसे अप्रूव करेगी उसकी TCWG। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क्स। कोई भी अगर ऐसी रिस्क है जो सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट कर सकती है हमारी गोल्स की अचीवमेंट को, तो वो आइडेंटिफाई कर ली जानी चाहिए, मेजर हो जानी चाहिए और मॉनिटर भी करी जानी चाहिए अगेंस्ट द प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया। दैट इज़ कि हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करना है, डिटरमाइन करना है, डिज़ाइन करना है कि अगर कोई भी ऐसी रिस्क है जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है हमारे गोल के अचीवमेंट को, तो वो टाइम के साथ आइडेंटिफाई, मेजर और मॉनिटर करी जा सके। देन कंट्रोल एक्टिविटीज़। हर एक बैंक के पास ना एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो मिटिगेट कर पाए अपने रिस्क को, दैट इज़ रिड्यूस कर पाए अपने रिस्क को, इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ particularly between front and back offices, accurate measurement, reporting of position, verification, approval of transaction। आपने सुना होगा, जितने भी आप बैंक के केसेस सुनते होगे कि फ्रॉड हो गया, यहाँ पे लोन लेके अमाउंट लेके कोई भाग गया, ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होती ड्यूटीज़ की। अब मान लो कोई एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, लोन की फ्रॉम इनिशियल टू एंड एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक करने की और ग्रांट करने की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है, तो ये चाहे तो फ्रॉड कर सकता है। वहीं अब इसके बीच में और 2-3 पर्सनस को इन्वॉल्व कर दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट ये सब पास करेंगे तभी जाके एक पर्टिकुलर इंसान को लोन ग्रांट होगा, तो यहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस कम हो जाती हैं। तो वही कह रहा है कि एक बैंक के पास एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाए, जो इंक्लूड करेगा एक इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, reconciliation of position and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions, physical security हो, contingency planning हो। अब आपने एक बार ड्यूटी सेग्रीगेट कर दी, आपने बता दिया कौन क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा और फिर छोड़ दिया, ऐसे होता है। आपको टाइम टू टाइम रिकंसाइल करते रहना होता है पोजीशंस को।
फिर आपको एक अच्छा कंट्रोल बना के रखना होता है वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन पे। देन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, आपने एक बार तो अच्छा खासा रिस्क असेसमेंट मॉडल मेथडोलॉजी अजम्पशन बना लिया टू मेजर एंड मिटिगेट रिस्क, बट उसे बना के छोड़ना नहीं है, उसे रेगुलरली असेस करते रहना है, अपडेट करते रहना है, उसे मॉनिटर करना है कि क्या सच में ये हेल्प कर रहा है हमें टू मिटिगेट रिस्क। और इस फंक्शन को कंडक्ट करेगी एक इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। अब ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हमारी रिस्क मिटिगेट हो रही है या नहीं, या जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सही है या नहीं? उसके लिए आपको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन। अब कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन उठा के लाओगे नहीं, रेलिएबल इन्फॉर्मेशन। अब ये रेलिएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या लाना होगा? रेलिएबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ ऐसा सिस्टम जो हमें प्रोवाइड कराए एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस। क्यों? क्योंकि TCWG और मैनेजमेंट रिक्वायर करती है इन रिस्क मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को जो इजली अंडरस्टूड की जा सके, और जो उन्हें एनेबल करती है फिर कि ये एसेस करें कि क्या चेंजिंग नेचर है बैंक की रिस्क प्रोफाइल का, क्या चेंजेस आए हैं बैंक की रिस्क प्रोफाइल में। देन एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, एंगेजमेंट टीम को टाइम टू टाइम डिस्कशंस होल्ड करते रहना चाहिए ताकि उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले बैंक्स की, उसके एनवायरनमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, सो दैट वो असेस कर पाए पोटेंशियल फॉर मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये पॉइंट अलग है ना। अब हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टॉपिक ख़त्म हो गया है, वो 5th पॉइंट था, ये 6th पॉइंट है। देन अवर 7th पॉइंट इज एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, डिस्कशन भी कर ली, अब आप स्टैब्लिश करोगे अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ये कहता है कि ये ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव है कि वो प्लान करे ऑडिट को कुछ इस तरीके से ताकि वो परफॉर्म किया जा सके एक इफेक्टिव मैनर में। और इसके लिए उस ऑडिटर को क्या करना होगा? उसे इस्टेब्लिश करनी होगी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट, जिसमें वो इन्वॉल्व करेगा की मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को, अदर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट को, वाइल स्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करेगा हमारी ऑडिट एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। और एक बार ऑडिट स्ट्रेटेजी बन गई, अब हम बनाएंगे हमारा ऑडिट प्लान, जिससे भी डील करता है ऐसे 300। इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर, जो रिक्वायर करेगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम वाइल प्लानिंग एन ऑडिट। और ये चीज़ें हम बस पढ़ते जा रहे हैं, अभी इसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। एक बार आपने ऑडिट प्लान बना ली, उसके बाद आपको उसे समराइज़ करना होगा बाय प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ताकि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे एक जगह पर डिस्क्राइब कर पाओ अपनी एक्सपेक्टेड स्कोप को, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को जो भी आप परफॉर्म करने वाले हो, हाईलाइट कर पाओ हर एक सिग्निफिकेंट इश्यूज़ को, रिस्क को जो आइडेंटिफाई की गई है ड्यूरिंग देयर प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज़, एज वेल एज उनको लेके क्या डिसीजन लिया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है कंसर्निंग रिलायंस ऑन कंट्रोल्स। हम कुछ इस तरीके से समरी बनाएंगे जो प्रोवाइड करेगी एविडेंस कि हमने जो भी प्लानिंग की है ऑडिट एंगेजमेंट की वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है और हमने रिस्पॉन्ड किया है एंगेजमेंट रिस्क को, परवेसिव रिस्क को, स्पेसिफिक रिस्क को और अदर मैटर्स को जो भी अफेक्ट कर सकती हैं हमारी ऑडिट एंगेजमेंट को। इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड देते हुए, रिस्पॉन्स करते हुए हमने अपनी ऑडिट प्लान की है। देन वी डिटरमाइन ऑडिट मटेरियलिटी। ऑडिट मटेरियलिटी डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर कंसिडर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट की मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। और ये हम जानते ही हैं कि ये ऑडिट मटेरियलिटी डिटरमाइन करना मैटर है ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट और पूरी तरीके से डिपेंड करता है अपॉन द नॉलेज ऑफ बैंक, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन हमें कंसिडर करना है गोइंग कंसर्न। जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे बैंक की, आपको कंसिडर करना है कि क्या वहाँ पे जो भी इवेंट्स और कंडीशंस हैं वो कास्ट करते हैं किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। देखो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो अभी भी बोलेंगे कि ये पढ़ाया नहीं, ये समझाया नहीं। ये सारी चीज़ें पहले के चैप्टर्स में समझाई गई है। उसके बाद हम अब असेस करेंगे रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बारे में बात करता है ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस ऐसे के हिसाब से ये ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव होती है कि वो आइडेंटिफाई और असेस करे रोमम को, अगर किसी भी तरह का रोमम प्रेजेंट है ड्यू टू फ्रॉड,
ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन दोज आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट और उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए अप्रोप्रिएटली। और ये करते वक्त हमारा एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाए किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी अगर मिस स्टेटमेंट की वहाँ पे दिख रही है तो। आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस फ्रेम की है जो डील करती है विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी, नो योर कस्टमर। और आरबीआई एक बार गाइडलाइन इशू करके नहीं छोड़ती है, वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती रहती है इन दो चीज़ों को लेकर, जो रिक्वायर करती है बैंकों की वो स्टैब्लिश करें ऐसी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और कंट्रोल जो डिटर कर पाए, जो रिकॉग्नाइज करें, रिपोर्ट करें किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। असेस स्पेसिफिक रिस्क, ऑडिटर को ऐसे रोमम को भी आइडेंटिफाई और असेस करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, जो रिफ़र करें ऐसे रिस्क्स को जो रिलेट करती है परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और पोटेंशियली अफेक्ट कर सकती है बहुत सारे असर्शंस को। देन उसे ये भी चेक करना होगा कौन सी वो रिस्क हैं जो एसोसिएटेड है विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़। आज के टाइम पे ना जो मॉडर्न डे बैंक्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करती है आउटसोर्सिंग का एज अ मीन्स ऑफ बोथ रिड्यूसिंग कॉस्ट एज वेल एज मेकिंग यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट, जिसकी वजह से जो रिस्क होती है ना एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग वो भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है बैंक्स के लिए कि वो इफेक्टिवली मैनेज करें इन रिस्क को। सो हमें चेक करनी होंगी रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़। देन रिस्पॉन्सेज टू assessed risk, that is SA 330, the auditor's response to assessed ROMM। ये रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो ऐसी ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसी ओवरऑल रिस्पॉन्स डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करे कि वो एड्रेस कर पाए असेस्ड रोमम को एक अच्छे तरीके से। एक ऑडिटर को फैब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन और परफॉर्म करना चाहिए कि उसकी नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पूरी तरीके से इस चीज़ पे बेस्ड हो कि उसने क्या रोमम असेस किया है और किस तरीके से वो उन रोमम को रिस्पॉन्स करने वाला है एट असर्शन लेवल। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, समझ जाओ स्ट्रेस मतलब सॉफ्टवेयर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ना सॉफ्टवेयर ही नहीं समझ आते, तो बस तुम इसे याद कर सकते हो एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो ये स्ट्रेस टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी होती है जो डिटरमाइन करती है रोबस्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर को। कैसे? तो वो टेस्ट करती है लिमिट के बियॉन्ड जाके, एक नॉर्मल ऑपरेशन की लिमिट के बियॉन्ड जाके। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, बट यूज़ हर एक सॉफ्टवेयर के लिए किए जाते हैं। और आरबीआई ये रिक्वायर करती है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें एक बोर्ड अप्रूव करना होगा ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ताकि वो सूट कर पाएँ अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को, जो इंटीग्रेट करेगी उनके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, दैट इज़ जो हेल्प करेगी उनकी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को एस वो लेवल के बियॉन्ड जाके टेस्ट करती है हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस को और हमारी सॉफ्टवेयर की रोबस्टनेस को। बेसल 3 फ्रेमवर्क, बेसल नॉर्म्स और अकॉर्ड्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय बीसीबीएस। एक कमेटी होती है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो अंडरटेक करती है एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो एक डॉक्यूमेंट है बेसल 3 जो रिलीज़ की गई थी बीसीबीएस के द्वारा इन दिसंबर 2010, जो बात करती है अबाउट मोर रेजिलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम, जिसमें उन्होंने ना एक मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया बताया फॉर इंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द न्यू डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। दैट इज़ कैपिटल के डेफिनेशन में कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है जिसके बेसिस पे आप इंक्लूड कर पाओ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी रेगुलेटरी कैपिटल में। और जो भी सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं ना बाय बीसीबीएस जो मेनली फोकस करते हैं बैंक की रिस्क पे, उनके फाइनेंशियल सिस्टम पे, उन्हें कहते हैं बेसल अकॉर्ड। दैट इज़ बेसल अकॉर्ड क्या होता है? वो सेट ऑफ एग्रीमेंट जो बीसीबीएस रिलीज़ करती है जो मेनली फोकस करता है बैंक्स के रिस्क पे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और वहीं बेसल 3 वो डॉक्यूमेंट है जो रिलीज़ की थी बीसीबीएस ने दिसंबर 2010 में, जहाँ पे वो एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करती हैं फॉर इंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द न्यू डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायंस ऑन और रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। अगर किसी भी तरह की एडवर्स कमेंट दी गई है ना ऑन एडवांसेस अपीयरिंग इन द फॉलोइंग, तो उन्हें फिर ऑडिटर कंसिडर करेगा। अब वो क्या है?
प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी तरह की एडवर्स कमेंट है, लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कोई एडवर्स कमेंट है, आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी या कोई दूसरी इंटरनल रिपोर्ट या मैनेजर्स चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट, इनमें से किसी भी रिपोर्ट में किसी एडवांसेस को लेके अगर कोई एडवर्स कमेंट है तो उसे भी कंसिडर करेंगे हम एज ऑडिटर्स। और ये जो भी रिपोर्ट्स हैं ये हमें बहुत ही डिटेल में रिव्यू करनी है। जो ये स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स होते हैं इन्हें तो एकदम मस्ट होता है कि ये रिव्यू करें एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ आरबीआई रिलेटिंग टू बैंक्स और इंश्योर करें कि अगर that the variations in provisions etc reported by RBI have been properly considered by the bank management। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की इशू दिखाई गई है, किसी भी तरह का वेरिएशन दिखाया गया तो बैंक ने उसे प्रॉपरली कंसिडर किया है। एंड हियर वी आर डन विद आवर टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में अपना एडवांसेस से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 12। इन केस कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।